सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, हेलो इंडिया। मैं आपका दोस्त दीपेश अपसाइड इनसाइड के इस भाग में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम आए हैं महाराष्ट्र के एक ऐसे शहर में जहाँ दो नदियों का प्रीति संगम होता है, कोयना और कृष्णा। जहाँ लोग कम और धार्मिक मंदिरें ज़्यादा दिखाई देती है, जहाँ लोगों की आंखों में श्रद्धा और आस्था की झलक दिखाई देती है। वैसे तो महाराष्ट्र को संतों की भूमि कही जाती है, यहाँ की हर बात निराली है, यहाँ पे कोई ना कोई मिठास ज़रूर है। आज हम जहाँ पर है, महाराष्ट्र के पहले चीफ मिनिस्टर यशवंतराव चव्हाण, जिनकी यहाँ पर समाधि है। इस शहर का एक अपना ही इतिहास है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सातारा जिले में स्थित कराड़ शहर की। आज हम मिलने जा रहे हैं एक ऐसे कलाकार से जिसको यहाँ की मिट्टी ने अपने रंग में ही मिला लिया और एक चित्रकार बना दिया। तो दोस्तों, बड़ी बेसब्री से हम इंतजार कर रहे हैं, तो चलिए मिलते हैं आर्टिस्ट पवन नाटेकर से। तो दोस्तों, आइए जुड़ते हैं मिस्टर पवन नाटेकर से। थैंक यू पवन फॉर ज्वाइनिंग विद अस। एनी टाइम। एक्चुअली मेरी एक रिक्वेस्ट थी इंटरव्यू शुरू होने के पहले, यस क्या आप मेरा स्केच बना सकते हैं? जी ज़रूर, इंटरव्यू के साथ स्केच भी बना लेंगे। इंटरव्यू के साथ? यस, साइमल्टेनियसली। ओह माय गॉड, ये तो मतलब दूध में शक्कर जैसी बात हो गई। जी ज़रूर। तो पवन जी बोलिए। आपसे एक पहला सवाल ये था कि एक छोटा पवन कैसे हुई उसकी शुरुआत, और कितने उम्र से आपने पेंटिंग्स ड्राइंग्स बनाना स्टार्ट किया? अभी कितने साल से क्या उम्र थी ये तो मुझे याद नहीं, मतलब जो घर वाले बताते हैं कि तकरीबन मैं 2 साल का था। अच्छा। उस समय से मैंने ड्राइंग करना चालू किया था। मतलब हुआ यूँ था कि यहाँ पे एक गार्डन है, वहाँ पे हम खेलने जाते थे। वहाँ पे कोई एक रेलगाड़ी का मॉडल हुआ करता था। हाँ। तो वो 2 साल का मैं था, तो वहाँ पे वो मॉडल देखा, खेला कूदा। घर पे आ गया तो पेपर पे मैंने वो ड्राइंग बना लिया था कि वो रेलगाड़ी है, ये वो है। तो वो माँ ने देखा और बोली ये क्या बना रहा है। तो उसने देखा कि वो जो पार्क में ट्रेन थी उस जैसा कुछ दिख रहा है। तो उसने डैड को दिखा दिया कि बोले इसने ऐसा ऐसा बनाया है। तो वो भी शॉक हो गया कि 2 साल का लड़का यार ऐसे कुछ बना रहा है, मतलब वो कुछ ऑब्जर्व कर रहा है। सो उनको एक क्लिक हो गया कि शायद ये बंदा आर्टिस्ट है, सो उसे थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए। सो उन्होंने वहाँ पे रियलाइज़ होने के बाद वो मुझे कलर्स ला के देते थे, ड्राइंग बुक्स ला के देते थे। सो मतलब 2 साल का था, मतलब कुछ समझ में नहीं आता था बुक में क्या है, सिर्फ दिखता था कि ये कोई फिगर है वगैरह वगैरह है। मतलब वो देखकर मैं हूबहू ड्रॉ करने का ट्राई करता था। सो वैसे वैसे आगे बढ़ता गया। स्कूल में भी वैसे स्टार्ट हो गया, मतलब कि देख के ऑब्जर्व करके कुछ बना लेता हूँ वगैरह वगैरह। आसपास के लोगों को भी पता चला कि ये छोटा बच्चा है, कुछ तो बना लेता है आर्टिस्ट। सो जब कोई आता जाता था, मतलब वो तो आदत रहती है ना घर वालों को कि बेटा इधर आओ, ये देखो क्या बनाया इसने वगैरह वगैरह। तो लोगों को भी पता चलता था कि हाँ यार ये छोटा लड़का है, कुछ तो बनाता है, असली बनाता है। लेकिन आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली आपको? इंस्पिरेशन मैं कहूँगा कि मुझे नेचर से मिली, अच्छा, आर्ट से मिली, लोगों से मिली। मतलब एक मैं खुद को बोलता हूँ सेल्फ टॉट आर्टिस्ट। मतलब जो खुद को सीखता है, मतलब खुद सीखता है, नेचर को देख के सीखता है, लोगों को देख के सीखता है। मतलब आर्ट खुद से सिखाती है कि आपको ये बनाना है। ये खुद आर्ट अंदर से बोलती है कि ऐसा ऐसा दिख रहा है ना, वो स्पॉन्टेनियसली अंदर से आता है कि ठीक है ये बना, तू ये बना सकता है। मतलब वो ऐसे अंदर से आवाज़ आने के बाद मैं पोर्ट्रेट बना लेता हूँ। तो मतलब बचपन से ही आपको ये इंस्पिरेशन मिली, और जैसे छोटे बच्चे होते वो तो दीवार पे भी पेंटिंग्स बनाना चालू कर देते हैं। तो ऐसी मतलब बहुत अच्छी बात आपने कही। और स्कूल के जो आपका माहौल था, मतलब स्कूल में तो शायद आप फेमस होंगे ही आपके आर्ट को लेकर, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहले तो इतना फेमस नहीं था, मतलब ठीक है कोई बंदा है, मतलब मैं पढ़ाई में थोड़ा अच्छा था। तो टीचर लोगों की नज़रों में था कि ठीक है ये लड़का है, बहुत अच्छी पढ़ाई करता है वगैरह वगैरह। तो उस समय क्लास में एक ड्राइंग का लेक्चर चालू था। वो टीचर आए, बोले कि ये ऐसा ऐसा ड्राइंग बनाना है आपको, अगर दूसरा कुछ बना सकते तो आप बना लो।
तो सारे लड़के कुछ बना लगे, कोई फूल बना रहा है, पत्ता बना रहा है, कोई बत्तख बना रहा है, ऐसा सब हो गया। और उस समय टीवी पर एक सीरियल चलती थी महाभारत, तो मैंने उसमें से एक सीन निकाला था कि भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को गीता बता रहे हैं। अच्छा तो ऐसे मैंने वो राजा स्लेट पे वो आता है ना जी छोटा वाला ब्लैक कलर का रहता है, सो उस पर निकाला था। सो टीचर लोग देख रहे थे कि कौन क्या बना रहा है, कौन क्या बना रहा है। वो मेरे पास आई, वो बोली ये क्या बनाया है, उसने देखा तो बोले ये आपने निकाला क्या? मैंने बोला हाँ जी मैंने निकाला है। तो उनको विश्वास नहीं हुआ। तो स्कूल ख़त्म होने के बाद जब माँ मुझे लेने आई थी तो उसने माँ से पूछा कि ये ऐसे ऐसे ड्राइंग बनाता है क्या? माँ बोली हाँ वो ऐसे ही ड्राइंग बनाता रहता है। तो टीचर लोग थोड़ा शौक हो गए, वो उन्होंने स्कूल की बाकी टीचर लोग को बोला कि देखो इस बच्चे ने ऐसा ऐसा बनाया है वगैरह वगैरह। तो उस समय तारीफ हो गया और वहाँ से थोड़ा स्कूल में फेमस हो गया कि ये सेकंड स्टैंडर्ड का लड़का ये कुछ ड्राइंग बनाता है, मतलब बाकी लड़कों से कुछ अलग बनाता है। राइट ओके तो ये बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि इतनी छोटी उम्र में से आपने एक सेल्फ लर्निंग ऑब्जर्वेशन लेके yes. आपकी एक आगे एक मोटिव रखा, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी होती है माँ बाप के लिए right. और हॉबीज पैशंस होते ही है। हाँ तो आप फिर इसके बाद शायद आपने आर्ट कॉलेज ज्वाइन किया ही होगा। नहीं एक्चुअली आई एम एन इंजीनियर। व्हाट? यस आई एम एन इंजीनियर। सीरियसली मतलब आई कांट बिलीव, मतलब आप इतनी अच्छी ड्राइंग बनाते थे। इट्स वेरी एक्चुअली शॉकिंग। एक्चुअली हुआ यूँ था कि मतलब 10th तो मेरा हो गया था, अभी कॉलेज ज्वाइन करना था। तो एक दिमाग में कुछ चल रहा था कि अभी मेरे मार्क्स तो अच्छे आए थे, तो साइंस फैकल्टी लूँ, कॉमर्स लूँ या आर्ट में करियर बनाना है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं हो रहा था। और घर की फाइनेंशियल कंडीशन देखी, घर वालों का थोड़ा सा प्रेशर भी था कि अभी फाइनेंशियल कंडीशन कंसिडर कर, आर्ट में करियर तू कर लेगा तो ऐसी श्योर नहीं थे ना कि मतलब बड़ा आर्टिस्ट बनेगा, बहुत पैसे कमाएगा। तो एक ट्रेडिशनल वे था कि साइंस लो, इंजीनियरिंग करो, ये करो वो करो। तो वो पीयर प्रेशर में आके मैंने एक डिसीजन ले लिया कि ठीक है हम अभी इंजीनियरिंग करना है तो साइंस फैकल्टी लेना पड़ेगा, लेकिन 11-12 तो मुझे करना नहीं था। सोचा कि डिप्लोमा कर दूँ। सिविल इंजीनियरिंग में मैंने डिप्लोमा कंप्लीट कर दिया यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में। और उसके बाद डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद डिग्री तो ज़रूरी रहती है। पुणे में गया डिग्री कंप्लीट करने के लिए। वहाँ पे भी पढ़ाई में अच्छा था, तो यूनिवर्सिटी में टॉपर में आ गया था लास्ट सेमेस्टर में। और साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड ये ड्राइंग का भी चालू रहता था मेरा। हाँ एज अ हॉबीज। या एज अ हॉबी। मतलब जब मैं कॉलेज में गया था पहली बार, ये ड्राइंग का ऑब्जर्वेशन, वो थोड़ा एक स्केच निकालने का डे टू डे प्रैक्टिस मेरा चलता ही रहता था। मतलब वहाँ पे ऐसे होता था कि मेरे एक आदत थी मुझे कि लोगों को ऑब्जर्व करो और स्केच बनाओ। मतलब दिमाग में कभी कभी स्केच बनाता था, कभी कभी पेपर पे बनाता था। तो बहुत बार ऐसे हुआ था कि मैं लड़कियों को घूर के देखता था कि मतलब दिमाग में स्केच बन रहा था, नीचे पेपर पे भी बन रहा था, अगर उन लोगों को पता नहीं चलता था ना कि ये बंदा स्केच बना रहा है इसलिए हमको ताड़ रहा है, इसलिए ऑब्जर्व कर रहा है, उनको लगता था कि मैं ताड़ रहा हूँ उनको। 2-3 बार ऐसे वो लड़कियों के बॉयफ्रेंड है, क्या है क्या देखता है तू, ऐसे लड़कियों को मतलब झगड़ा वगैरह होने वाला था। लेकिन मेरे दोस्तों ने संभाल लिया, कह रहे भाई बंदा आर्टिस्ट है, तू देखता उसने क्या बनाया है। तो देखने के बाद वो इम्प्रेस हो गए, वो बोले वो ऐसे ऐसे बनाता है। मतलब टीचर लोग भी वहाँ पे इम्प्रेस हो गए थे कि मतलब लंच ब्रेक में मैं ब्लैक बोर्ड में भी कुछ बना लेता था ऐसे वैसे। मैं कॉलेज में भी थोड़ा फेमस हो गया था। पहली बार तो जब लोगों ने बोला कि ठीक है मेरे गर्लफ्रेंड का बना दे, बॉयफ्रेंड का स्केच बना दे, तो इट वाज लाइक सोशल वर्क की तरह मैं कर देता था। ओके ठीक है भाई तू आ जा, तेरा बना देता हूँ, मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन जब अभी कॉलेज में रहते तो हमें भी आदत रहती है कि घूमना वगैरह जाना, खाना पीना करना, तो उसके लिए थोड़ा पैसा तो चाहिए ना, घर वाले से तो हर बार मांग नहीं सकते थे। उस समय दिमाग में कंसेप्ट आई थी कि ठीक है हम बना सकते हैं। मतलब वो जो बैटमैन में जोकर का डायलॉग है ना, इफ़ यू आर गुड एट समथिंग नेवर डू इट फॉर फ्री, वो मेरे दिमाग में था उस समय। मैंने बोला ओके ठीक है अभी इतने लोग बोल रहे हैं, तो मैंने ऑर्डर्स लेना चालू कर दिया कि ठीक है तेरे गर्लफ्रेंड का बना लेता हूँ, इतना अमाउंट हो जाएगा। तो लोगों भी हंसते हंसते देते थे, ठीक है भाई तू बंदा है, तू कर रहा है, 2 दिन में बना दे, 3 दिन में बना दे, ऐसा पैसा मैं तुझे दे दूंगा। वहाँ से वो थोड़ा एक प्रोफेशनल टच मुझे आने लगा। ओके मतलब इंजीनियरिंग की पढ़ाई के साथ एक आर्टिस्ट। यस वो साइमल्टेनियसली हो रहा था मेरा। वो सब हो गया, मेरा बैचलर्स डिग्री भी कंप्लीट हो गया। अभी बैचलर्स डिग्री के बाद वहाँ पे एक बूम चल रही थी मेरे टाइम कि अभी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करना है,
उसके बाद कोई एमएनसी में जॉब मिलेगा, गवर्नमेंट में जॉब मिलेगा वगैरह वगैरह, प्लेसमेंट्स वगैरह बहुत रहता था। एक्चुअली मुझे बैचलर्स डिग्री के बाद भी एक जॉब मिल गई थी। मतलब वो एक कीड़ा रहता है ना कि अभी मास्टर्स डिग्री और पढ़ना है और ये करना है। तो ठीक है, मैंने मास्टर्स डिग्री भी कंप्लीट कर ली और पुणे में ही कंप्लीट कर ली, मास्टर्स इन हाइड्रोलिक्स। सो वो कंप्लीट हो गई और उसके बाद मेन पॉइंट आया कि अभी जॉब करना है। सो अभी जॉब करना है मतलब उस समय वो थोड़ा प्रेशर आ गया था कि अभी कभी बाहर जाओ, कोई भी इंजीनियर हो 15 से 20 हज़ार रुपये मैक्सिमम देते हैं फ्रेशर्स को। तो इससे 1-2 इंटरव्यू भी हो गए थे मेरे। तो मैंने देखा कि इंटरव्यू तो अच्छा जा रहा है मेरा, सब कुछ मुझे आ रहा है, लेकिन इतना जो टाइम इन्वेस्ट किया मैंने एजुकेशन में, इतने पैसे घर वालों ने इन्वेस्ट किए, एज़ कम्पेयर टू दैट मुझे आउटपुट नहीं आ रहा है। सो अभी क्या करने का है, ऐसा मैं सोच में पड़ गया था। और उस टाइम एक पॉइंट क्लिक हुआ मुझे कि मेरे पास मेरा पैशन है, आर्ट है, लेट्स ट्राई इट, देखते हैं क्या होता है। सो मेरा मोड थोड़ा सा एजुकेशन से आर्ट की तरफ आ गया। सो तो आर्ट को मैं कंटिन्यू होना चालू हो गया था। मतलब सीरियसली, मतलब ये ऐसी बात हो गई कि आज के इस जनरेशन में अपने काम को लेकर या अपने डिग्री को लेकर लोग इतने पॉजिटिव है कि उन्हें उनकी फील्ड छोड़ के जाना ही नहीं, क्योंकि उन्हें डर होता है। हाँ, और इस हर चीज़ को आपने मात दे के अपना पैशन चुना है, दैट इज उसके लिए करेज होना चाहिए एक्चुअली। और हैट्स ऑफ टू यू एक्चुअली कि इतना सब मतलब लाइक इंजीनियरिंग के डिग्री के बाद, सॉरी डिप्लोमा के बाद डिग्री के बाद मास्टर डिग्री, उसके बाद भी पता चला कि बाबा नहीं हो रहा है, आर्टिस्ट है, यू नो। करेक्ट। और फाइनली यू केम इनटू द प्रोफेशन। ये मुझे वो पूछना था आपसे कि कमीशन वर्क्स आपने स्टार्ट करना शुरू किया। आई कैन सी हियर रॉजर फेडरर, अक्षय कुमार, यू नो, मर्लिन मोनरे एंड हाँ, गेम ऑफ थ्रोन्स, राइट। सो बहुत सारी ऐसी पेंटिंग्स आप इतने, मतलब शायद आप देख नहीं पा रहे होंगे, हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। इतनी डिटेलिंग है इसमें, एक एक चीज़ को लेकर। मतलब जो अपने यू नो बियर्ड्स के जो छोटे छोटे बाल आते हैं, वो डिटेल्स आप मेंशन करते हो, वो बहुत अच्छी बात मुझे लगी। इतने परफेक्शन से एज ए इंडियन आर्टिस्ट, बाहर के आर्टिस्ट को मैंने देखा है, लेकिन एज ए इंडियन आर्टिस्ट इतना डिटेलिंग वर्क, सीरियसली। सो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और आपको ये काम कैसे आपने स्टार्ट किया एज अ प्रोफेशन? ओके, सो एक्चुअली मैंने लास्ट अगस्त में ही स्टार्ट किया था। मतलब करीब 16 अगस्त को। मतलब अभी 1 ईयर तो कंप्लीट हो गया यहाँ पे। सो उस समय ऐसा था, मुझे जॉब तो नहीं करना था, तो फिक्स हो गया था। वो डेली रूटीन में मुझे स्टकअप नहीं होना था और पैकेज भी इतना अच्छा नहीं मिल रहा था और घर वालों को भी प्रेशर रहता था, अभी जॉब करना है, पैसा तो कमाना पड़ेगा अभी, क्योंकि बंदा तो 25 साल का हो गया है, कुछ करना पड़ेगा। तो एक वो जो पैशन का कीड़ा बोला था ना मैंने कि अभी पैशन का कुछ करना है, आर्ट है हमारे पास। तो मैंने बोला ठीक है, अभी कुछ ट्राई तो करते हैं। उस समय मुझे इंस्टाग्राम से एक ऑर्डर आई थी, मतलब एक लड़का अप्रोच हुआ था कि कुछ एक बुक का वर्क है, तुझे करना है। मैंने बोला ठीक है, कौन सा तो बुक होगा, मतलब कवर पेज बनाना होगा शायद वगैरह वगैरह। सो मैंने उनको अप्रोच किया, मतलब कि आपका कोई ऐसा कॉल आया था कि आपको ऐसा बुक बनाना है। बोले हाँ जी बनाना है, आप मिल लो। तो मैंने उनसे मिला तो बोला कि एक हमें रावण के बारे में बुक बनाना है। अच्छा। मैंने बोला ओके ठीक है, आपको कवर पेज बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है। वो बोले नहीं, रावण के वो जो फैमिली थी उसकी, उसके कोई अनसीन मेंबर्स है वगैरह वगैरह। अच्छा। तो हम रावण की बायोग्राफी लिख रहे हैं और वो उन अनसीन मेंबर्स के कैरेक्टर सबको डेवलप करने हैं। अच्छा। मैंने बोला ठीक है, हम बना लेंगे। तो उन्होंने मुझे वो स्क्रिप्ट दे दी, पूरा राइटअप दे दिया। वो बोले आप पढ़ लो, पढ़ के जो आपको इमेजिन होगा आप बना देना। मैंने बोला ठीक है, बना देंगे। सो करीब 1 महीना लिया मैंने और टोटल 12 कैरेक्टर्स मैंने डेवलप किए थे। अच्छा, जो किसी ने देखे नहीं है? हाँ, जो किसी ने देखे नहीं थे, वो इस बुक में है अभी। ओह, दिस वन। ओके, ऑलराइट। मुझे लगा कि आप ये पढ़ रहे होंगे। नहीं, इसमें ही है, वो सब कैरेक्टर्स है। ओके। सो वो कैरेक्टर्स डेवलप कर दिए, उनको पसंद भी आए, बुक पब्लिश हो गया। और बुक पब्लिश होने के बाद उन्होंने मुझे सम अमाउंट का चेक दे दिया। सो वो मेरी पहली कमाई थी, मतलब ऑफिशियली पहली कमाई थी एजुकेशन ख़त्म होने के बाद। सो मैं काफ़ी हैप्पी महसूस कर रहा था, क्योंकि मुझे जो सैलरी ऑफ़र मिली थी उससे कई ज़्यादा तो मैंने 1 महीने में कमा लिया था। तो मुझे एक हैप्पीनेस हुई कि मेरी पैशन की वजह से
मुझे हैप्पीनेस भी मिल रही है और मुझे एक हैंडसम मनी भी मिल रहा है, तो क्यों ना ये रास्ता अपना लिया जाए। सो मैंने ऐसे ऑर्डर्स लेना चालू कर दिया, साइड बाय साइड इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया पे पब्लिसिटी भी मैंने चालू कर दी। सो उसकी वजह से लोग बहुत अप्रोच होने लगे, मतलब स्टेट से, आउट ऑफ स्टेट से, आउट ऑफ इंडिया से भी मुझे ऑर्डर आने लगे। सो उसके बाद थोड़ी और पब्लिसिटी हो गई। वो मराठी सिंगर है आर्या आंबेकर, सो उसके शो के कुछ काम रहते थे, मतलब शो परफॉर्म करने वाले लोगों को एक पोर्ट्रेट ट्रॉफीज़ वो देते थे। सो उसके काम मुझे आने लगे, मतलब एक थोड़े थोड़े ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे काम आने लगे। उसके बाद हमारे मराठी फिल्म इंडस्ट्री के जो एक्टर है अंकुश चौधरी, सो उन्होंने मुझे अप्रोच किया था कि उनके कोई जो फ्रेंड्स है उनको पूरे साल में जो बर्थडे आते हैं, सो उन्हें बर्थडे गिफ्ट करने के लिए पोर्ट्रेट्स चाहिए। तो पवन जी, आपसे दूसरा सवाल ये था कि आपकी फेवरेट तस्वीर कौन सी है? मुझे ह्यूमन पोर्ट्रेट्स और लैंडस्केप बनाना पसंद है। और मेरी फेवरेट तस्वीर वो है ढोल वाली की, जो गणपति विसर्जन की मिरवणूक रहती है, ढोल पथक, राइट। सो लास्ट ईयर मैंने एक पोर्ट्रेट बनाया था, मतलब रात को तकरीबन 2:30 बजे मैं चल रहा था, ऐसे साइड से ढोल पथक जा रहा था और मैं तो घर जा रहा था। दोस्त बोले चल एक बार देख लेते हैं लास्ट का, तो अंदर गया, देखा, अंदर जाते एक लड़की पे मेरा फोकस हो गया। मतलब वो दिन भर बजाने के बाद भी पूरे जोश से बजा रही थी, मतलब उसका पूरा अटायर, उसका जेस्चर और वो जो चेहरे पे एक्सप्रेशंस रहते हैं ना, बहुत अट्रैक्टिव लगे मुझे। और मतलब मैं तो पूरा हैंग हो गया था कि अभी क्या करने का। सो वो दिमाग में बैठ गई थी। सो सुबह 4 बजे मैं घर आया, घर आने के बाद पहला काम किया, जितना भी याद था पूरा कागज़ पे उतार दिया उसे और स्केच बना दिया और वो सोशल मीडिया पे डाल दिया। वो बहुत वायरल हो गया था, ये हो गया था, लेकिन वो मेरा सबसे फेवरेट स्केच था। अगर ऐसी लड़की अगर मुझे मिल गई तो लाइफ लॉन्ग मुझे चाहिए, ऐसी बात है वो। ये तो हमारा अपसाइड इनसाइड का क्वेश्चन ही आपने बता दिया। ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपकी एक तस्वीर वायरल हुई थी, एक फ़ोटो, एक स्केच था जो इंडिया में वायरल हो चुका था, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ओके, सो वो गॉडेस दुर्गा की स्केच थी। वो बेंगलोर में एक इंसिडेंट हुआ था मोलेस्टेशन का। एक लड़की को रात को मोलेस्ट किया था और वो सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हो गया था। और वो 31 दिसंबर की कुछ तो इंसिडेंट था वो, राइट। सो मैं तो रात को ऐसे चल रहा था, 31 सेलिब्रेट करके वापस आ रहा था और मोबाइल पे पॉपअप पे न्यूज़ अपडेट आता रहता है। सो मैंने देखा कि ऐसा ऐसा कुछ तो हो गया है, तो वो दिमाग में बैठ गया था रात को कि इस पर कुछ बनाना पड़ेगा मुझे। सो दूसरे दिन सुबह उठा, सो पहली बार वो दिमाग में वो आया कि इस पर कुछ बनाना है। सो कागज़ लिया, जस्ट शुरू किया स्केच, तो दिमाग में एक ही था कि हमारे देश में लड़कियों को, मतलब औरतों को एक देवी की नज़र से देखा जाता है, पूजा जाता है, और दूसरी तरफ ये मोलेस्टेशन के केस रहते हैं, गैंग रेप होता रहता है, वो दिल्ली के केस थे। सो वो एक स्केच में मुझे वो सब कुछ दिखाना था। सो मैंने कागज़ के 2 पार्ट की, एक साइड में गॉडेस दुर्गा दिखा दी और दूसरे उसी के रूप को मोलेस्ट किया जा रहा है ऐसे दिखा लिया। सो 10 मिनट में वो कुछ तो ऐसा स्केच बन गया, मतलब वो स्पॉन्टेनियसली बना था कि देश की हालत यही है अभी, तो यही दिखाना है। सो मैं जस्ट स्केच बनाया और फेसबुक पे अपलोड कर दिया। और उसके बाद मेरा स्टडीज़, खाना पीना वगैरह सब चल रहा था। दोपहर को मोबाइल खोला, देखा तो मैं शॉक रह गया, मतलब ये क्या हो गया भाई। मतलब तकरीबन 2 घंटों में 83 के शेयर्स मिल चुके थे उस स्केच को। मतलब 83,000 शेयर्स हो चुके थे। मैं तो दंग रह गया, मतलब ये ऐसा कैसा वायरल हो गया वगैरह वगैरह। तो उसके बाद लोगों को वो इतना वायरल हो गया, मतलब उस पर रिएक्शन भी थोड़े से कॉम्प्लेक्स आए थे। मतलब बहुत लोगों को वो पसंद आया, रियलिटी है वगैरह वगैरह। कुछ लोगों ने उसको थोड़ा सा रिलीजियस टच देने का, यस क्रिएट, मतलब आप हिंदू हो तो ऐसे कैसे बना सकते हो, मतलब देवी को ऐसे कैसे विवस्त्र दिखा सकते हो। अगर आप में हिम्मत है तो आप कोई अल्लाह के बारे में ऐसे स्केच बना के दिखाओ, कोई जीसस क्राइस्ट के बारे में ऐसे स्केच बना के दिखाओ। मतलब मेरा मुद्दा ये था कि इस देश में क्या होता है, औरत को देवी की तरह पूजा जाता है और दूसरी तरफ मोलेस्ट किया जाता है। मैं यही बताना चाहता था, जो मैंने स्केच के थ्रू बता दिया। लेकिन कुछ लोगों की परसेप्शन लेवल और मतलब उनको कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी रहती है,
तो वो ऐसे कुछ सवाल खड़े करते रहते हैं, उस पर बहुत डिबेट भी हो चुका था, कई कई पेजेस ने वो रीशेयर किया था तो उस पर भी ऐसे तहलका मच चुका था। कई लोगों को मुझे मैसेंजर पे कॉल भी आते थे रात को कि 2 बजे कि तूने ऐसा स्केच कैसे बनाया, अब वो गालियाँ वालियाँ बहुत देते रहते थे। एक दिन तक मैंने सब कुछ टॉलरेट किया। दूसरे दिन बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने दिल से स्केच बनाया है, मैंने कोई झूठा नहीं बनाया, जो रियलिटी है वही बनाई है। सो दूसरे दिन के बाद जब मुझे ऐसे कॉल आने लगे, मैं डायरेक्टली बोल देता था, आपको पसंद नहीं है ना, आप स्केच मत देखो, मैंने रियलिटी ड्रॉ की है। आपको पसंद नहीं है, आप जो करना है कर लो, पुलिस कंप्लेंट करना है पुलिस कंप्लेंट कर लो, किसी पॉलिटिशियन के पास जाना है पॉलिटिशियन के पास जाओ। सो एक लोगों को ऐसा समझ में आ गया कि नहीं नहीं, ये बंदा जो है वो डरने वालों में से नहीं है। एक्चुअली यही बात है कि कलाकार को कहीं भी सीमित नहीं रखा जाता और उसे कोई रोक नहीं सकता। जो वो विजुअलाइज करता है और उसकी जो पावर होती है वो शायद बहुत आगे लेके जा सकती है। जैसे कि बहुत सारी फिल्मों में भी देखा है कि न्यूड पिक्चर्स की चीज़ें दिखाई जाती है और उसकी पेंटिंग्स बनाई जाती है, जबकि वो फॉरेन कंट्रीज़ में इट्स वेरी कॉमन थिंग। वो एक आर्ट की नज़र से उसे देखते हैं, लेकिन बाहर की दुनिया उनकी नज़रों में ही अगर वो गंदगी है तो उसे हम कुछ कर नहीं सकते हैं। एक नज़र से वो उनकी एक आँख देवी पे होती है और एक दूसरी आँख उनकी बेटियों पर, बीवियों पर। और ये बहुत ये सोच बदलने की कोशिश आपने जो दिखाई है वहाँ पे, वो वाकई काबिले तारीफ़ है। हाँ, और एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आपका ये जो, और एक मैंने वीडियो देखा था, इट्स लाइक मतलब आप तो अभी मेरा स्केच बना रहे हैं, आई डोंट नो मैं देखूंगा कि नहीं जल्दी। एक हाथों से नहीं तो आप 2 हाथों से पेंटिंग्स बना रहे हो। हाँ, मतलब वो एक वीडियो, मतलब पेंटिंग ट्राई किया था मैंने एक 2 आर्टिस्ट को ऐसे देखा था, मतलब वो स्पॉन्टेनियसली हाथ पे रंग लेके कुछ ऐसे दोनों हाथों से बना रहे थे, लेकिन वो एक ही फिगर बना रहे थे, मतलब एक फिगर को 2 हाथों से बना रहे थे। सो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा दूसरे लेवल पे ले लिया जाए, तो मैंने 2 ऑब्जेक्ट्स ले लिए। एक हाथ से चे गुएरा का पेंटिंग बनाया था और दूसरे हाथों से बॉब मार्ले का बनाया। सो ऐसा दिमाग में था, सो जस्ट पेपर ले लिया और दोनों हाथों से स्टार्ट हो गया। सो पहली बार तो कंसंट्रेशन में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी कि दोनों पे कंसंट्रेट कैसे करें, लेकिन वो जम गया मेरे को। वैसे क्रिएटिव इंसान की कोई लिमिट नहीं होती, उसकी सोच की कोई लिमिट नहीं होती, और यू आर द कंप्लीट पैकेज। और क्या क्या आपके खजाने में, और क्या क्या ऐसी हॉबीज है आपकी? पहले तो मुझे स्विमिंग बहुत पसंद है। अच्छा। अभी घर के पास तो रिवर बहती रहती है, तो जब मन चाहे जाके वहाँ पे डुबकी लगा के लेता हूँ। दूसरी बात तो मुझे किचन में कुछ पकाना अच्छा लगता है। अच्छा। मतलब माँ कुछ बना रहती है तो मैं साइड में कुछ ये डालो वो डालो ऐसे एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ। कभी एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाते हैं, कभी नहीं हो जाते। कभी कभी माँ बाहर जाती है कुछ काम से, तो कभी कभी खाना भी बना लेता हूँ, तो ठीक है वो जम जाता है। ऐसा कुछ नहीं कि मतलब खाने लायक कुछ तो बना सकता हूँ मैं। और एक कुछ रीडिंग्स तो बहुत अच्छी है मेरी, मतलब स्कूल टाइम से ही ऐसे ही बहुत ऑथर से PL देशपांडे है, वपू काले है, इन लोगों के बुक्स में ज़्यादातर पढ़ता रहता हूँ। उसके बाद बाइक राइडिंग की हॉबी है, मतलब कभी अभी दिन भर तो मैं स्केचेस बनाता रहता हूँ, कमीशन वर्क। अभी तो मैं बोर हो गया तो क्या बाइक निकालो घूमने चलो, तो यहाँ पे लोकेशंस भी बहुत अच्छे हैं आसपास, राइड करके वहाँ पे पहुँच जाता हूँ। आपकी और एक हॉबी मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि आप बता नहीं पा रहे हो, जो कि आपकी राइटिंग की, जो आप तीखी मीठी बातें लिखते हो फेसबुक पे, और उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, लाइक्स आते हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? आपको ये सूझता कैसे है? एक्चुअली मैं इसे हॉबी नहीं कह सकता, मतलब एक आर्टिस्टिक माइंड रहता है कि वो थोड़ा सा क्रेजी रहता है। मतलब अभी इसे खुद की तारीफ नहीं बोल सकता, मैंने बाकी आर्टिस्ट लोगों को भी देखा है, उसे कुछ तो ओपिनियन देना होता है, वो स्पॉन्टेनियसली और थोड़ी सी डिफरेंट टोन में सार्केस्टिकली देता है। मेरा भी इम्पल्स रिएक्शन वैसा भी रहता है, कोई भी चीज़ देखी कुछ देखा मैं सार्केस्टिकली उस पर कोई कमेंट कर देता हूँ, और वो कुछ लोगों को पसंद आती है, कुछ लोगों को नहीं आती। और खासकर कभी पॉलिटिक्स पे कमेंट कर दी तो बंदों के मैसेज आते हैं, यार कैसे लिखता है, क्या लिखता है। उसके बाद अगर लिखना होता है तो वो घर के थोड़े से सीन रहते हैं, मेरी और माँ की थोड़ी सी नोक-झोंक। अभी स्केचेस बनाने रहता हूँ तो थोड़ा कचरा तो हो जाता है ना, और माँ को थोड़ी सी क्लीनिंग वगैरह तो ज़्यादा शौक है ना, तो यहाँ पे कचरा पड़ा है, ये पड़ा है, वो पड़ा है,
तो उसमें थोड़ा सा मैं कन्वर्ट करके मतलब उसको थोड़ा सा सार्केस्टिक टच देके सो ऐसे थोड़े से लिखने की कोशिश करता हूँ। जी, मतलब जो ज़िंदगी रोज़मर्रा की ज़िंदगी हम जीते हैं और जो हमारी सोच होती है, वो एक लेखक, एक कवि जिस ज़रिए वो लिखता है, वैसे ही उनमें वो चीज़ बात है, ना ही बल्कि आर्ट में, लेकिन लिखने में भी माहिर है वो। तो पवन जी, ये तो बात हुई आपकी इस चीज़ों की, लेकिन एज अ प्रोफेशन जो आपका जा रहा है, आपके आगे के ड्रीम्स क्या है इसके बारे में? पहला ड्रीम तो हर आर्टिस्ट का यही होता है कि उसे जो भी उसका आर्ट फॉर्म है उसमें मास्टरी गेन करनी होती है। तो अभी मैं ये स्केचेस वगैरह तो बना लेता हूँ। अभी नॉर्मल स्केचेस है, चारकोल है, लैंडस्केप है, रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बनाता हूँ। अभी ये पहला हाइपर रियलिस्टिक का ट्राई किया है मैंने। सो ऐसे फॉर्म में मुझे मास्टरी क्रिएट करनी है। अभी ये चारकोल हो गया, कलर पेंसिल हो गए, अभी ऑयल कलर में ट्राई करना है, एक्रेलिक में ट्राई करना है। सो इन सब फॉर्म में मास्टरी कंप्लीट करने के बाद मुझे एक खुद की आर्ट गैलरी खोलनी है, जहाँ पे आर्ट गैलरी के सिवा जो ऐसे कुछ लड़के हैं कि जिनको ड्राइंग तो आती है लेकिन उनको रियलिस्टिक हाइपर रियलिस्टिक लेवल तक पहुँचना है, उनको ट्रिक्स समझने नहीं आते। मतलब वो कोशिश करते रहते हैं लेकिन वो कितनी खूबी से बनाना पड़ता है, कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ये सब उनको सिखाने की मतलब मुझे एक क्या उनको सिखाना है मुझे कि उस लेवल तक कैसे पहुंचना है, क्या करना है, कौन से मटेरियल यूज़ करने हैं, कौन से ट्रिक यूज़ करने हैं, आपको स्ट्रोक्स कैसे देने हैं, कहाँ पे इरेज करना है। सो काइंड ऑफ एक इंस्टीट्यूट नहीं बोल सकते आप, लेकिन एक कोच बनना चाहूँगा मैं, ड्राइंग कोच। यस, ग्रेट ग्रेट विजन पवन जी। मुझे इस पेंटिंग्स के बारे में आपको पूछना है कि हर स्केच में एनाटॉमी एक साइंस की तरह काम करती है। तो ये एनाटॉमी जब राइट आती है तभी उसका स्ट्रक्चर, उस पोर्ट्रेट का या फिगर का स्ट्रक्चर राइट आता है, राइट? सो उसे आप कैसे, किस नज़रिए से देखते हैं? कि मैंने पहले जब बताया कि बचपन में आदत रही थी मुझे कि ऑब्जर्व ज़्यादा करो। कॉलेज में भी मतलब ऑब्जर्व करता था, लोगों से ताड़ना समझते थे। लेकिन वो जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन के बाद दूसरा लेता है परसेप्शन। जो आपने ऑब्जर्व किया है वो आप कैसे समझ रहे हो, और समझने के बाद आप कैसे कागज़ पे ड्रॉ कर रहे हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जो एनाटॉमी रहती है, जब मैं किसी चीज़ को देखता हूँ, अभी आपका मैं स्केच बना रहा हूँ, तो जब मैं आपके फेस को देखता हूँ, मुझे आपके फेस में एक स्ट्रक्चर नज़र आता है कि आपकी आँख की पुतलियाँ एक लाइन में है, नाक एक लाइन में है, ईयर्स ऐसे है वैसे है। सो मुझे कागज़ पे वो स्ट्रक्चर दिखाई देता है, आपका चेहरा नहीं दिखाई देता। सो स्ट्रक्चर पहले मैं एक आउटलाइन ड्रॉ कर लेता हूँ कि ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर है, उसके बाद बाकी के पार्ट्स डेवलप करना मैं चालू कर लेता हूँ। और एक बार वो स्ट्रक्चर की एनाटॉमी परफेक्ट आ गई तो उसके बाद डिटेलिंग तो कोई भी कर सकता है। सो बेसिक पॉइंट इज़ टू मेक अ स्ट्रक्चर। वो स्ट्रक्चर आपको दिखना चाहिए। मतलब मैं बिगिनर्स को हमेशा बोलता हूँ, वो बोलते हैं कि आप ऐसे कैसे ड्रॉ करते हो, कोई स्केल यूज़ करते हो क्या, कोई ट्रेसिंग यूज़ करते हो क्या, तो वैसा नहीं रहता। आपको स्ट्रक्चर विजुअलाइज करना पड़ता है कि आगे जो बंदा बैठा है या कोई ऑब्जेक्ट है, कोई लैंडस्केप है, तो उसमें एक स्ट्रक्चर दिखना चाहिए, एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर दिखना चाहिए, और वो सेम स्ट्रक्चर कागज़ पे दिखना चाहिए। अच्छा, सही बात है आपकी। मुझे एक चीज़ जाननी है। मैं कभी कभी स्केच बना लेता हूँ जब मैं फ्री टाइम में रहता हूँ, लेकिन मैं इतनी अच्छी स्केच ऑब्वियसली नहीं बना पाता हूँ। लेकिन मेरी तरह बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो ऐसे स्केचेस बनाना चाहते हैं, तो उन्हें आप क्या सलाह देंगे? पहली सलाह तो मुझे ये देनी चाहिए कि उन्हें ऑब्जर्वेशन बढ़ाना चाहिए। मतलब लोगों को क्या दिखता है कि एक ऑब्जेक्ट आगे रखा है, कोई बंदा आगे बैठा है, तो उसको डायरेक्टली निकालने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे नहीं रहता। आपको अगर कोई बंदे का स्ट्रक्चर बनाना हो तो आपको ये देखना चाहिए, मतलब बेसिक्स में जाना चाहिए कि आपके सर के डायमेंशंस कितने हैं, नाक के डायमेंशंस कितने हैं। मतलब हर लोग के चेहरे के या बॉडी के डायमेंशंस तो डिफरेंट हो गए, लेकिन उनका एक जो फॉर्मूला रहता है या प्रिंसिपल, और वो क्या बोलते हैं, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि पवन जी, आपने जो इंजीनियरिंग की थी वो यहाँ पे यूज़ हो रही है। एग्जैक्टली। ओके। मतलब कोई भी आप देख लो, अगर आप खुद की बॉडी को देख लो, अगर ये आप हाथ देख लोगे, ये कंप्लीट एक विक का है, यहाँ से एक विक का है। हर इंसान का यही रहता है। अगर आप खुद भी देख सकते हो, आपका ये विक ले लो, ऐसे ले लो। सो हमारा पूरा बॉडी स्ट्रक्चर इसी पे डिपेंड रहता है। ये पहली बात आप समझ में आ गई तो आप कौन सी भी चीज़ ड्रॉ कर सकते हो।
दूसरी बात है आपको स्ट्रोक्स पे परफेक्शन लेना होता है। मतलब एक स्ट्रोक को आप परफेक्ट करना हो तो आपको उसको 100 बार निकालना पड़ेगा। 100 बार के बाद अगर वो एक टाइम परफेक्ट आया तो उसके आगे 100 टाइम्स वो परफेक्ट ही आना चाहिए। इतनी कंसिस्टेंसी उसमें रखनी पड़ेगी। उसके बाद जब आपको पूरा स्केच बनाना रहता है तो उसे हज़ारों स्ट्रोक्स होंगे। एक स्ट्रेट होगा, एक ऐसा होगा, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कर्व। सो सब स्ट्रोक्स में अगर मास्टरी आपको आ गई तो वो सब स्ट्रोक को आपको कंपाइल करना है परफेक्टली। वो कंपाइल हो गया तो ही आपका स्केच परफेक्ट आएगा। सो आपको बेसिक्स में जाना पड़ेगा। अच्छा स्केच बनाना है तो। ऑलराइट, बहुत अच्छा जवाब आपने ये दिया, क्योंकि इतने डिटेल में शायद कोई बता पाए वीडियोस में। आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा जो कि बहुत सारे प्रोफेशन के रिलेटेड मैंने आप पूछ लिया, बट एक ऐसा सवाल, आपको बिल्लियों से इतनी मोहब्बत क्यों है? एक्चुअली इसका जवाब तो अभी कैसे दे हुई है तो मुझे पता नहीं। बचपन से देखा है कि मतलब हमारे नज़दीक एक आदमी रहता था। उसके बाद 4-5 बिल्लियाँ थी। उसको बिल्लियों का बहुत शौक था। मतलब लेकिन उसका घर में कुछ प्रॉब्लम था या पता नहीं, वो हर 2 महीने बाद एक बिल्ली लाता था और वो मर जाती थी। मतलब उसको कोई डिसीज़ वगैरह हो जाता था और वो बिल्ली ऐसे वैसे यहाँ पे घूमती रहती थी। किसी के घर में जाओ, दूध पी लो, ये वो। तो एक बार हमारे घर में आ गई थी ऐसी और वो दूध पी रही थी। तो मुझे बड़ा गंदा लगा कि यार ये बिल्ली ने ये दूध पिया है अभी, तो मैंने उसको मार दिया वगैरह, ऐसे बाहर निकाल दिया सब कुछ। तो वो अंकल मुझसे लड़ने आए थे कि आपने ये इतनी अच्छी बिल्ली को ये क्यों किया, वो क्यों किया, ये वो। उसके बाद 2 दिन बाद जब मैं बाहर गया था तो उनकी एक बिल्ली ने मुझे काटा था और नाखून भी मारे थे। तो वो मेरे दिमाग में बैठ गया, ये जो मतलब एनिमल है, तो उसकी एक चिढ़ आ गई थी। मतलब आपके साथ जमने नहीं वाला है उसका? मैं वो एनिमल को टॉलरेट ही नहीं कर सकता, आसपास भी टॉलरेट नहीं कर सकता। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स के पास वो जब रहता है, पास में आ जाए तो मैं ऐसे चल हट ऐसे करते रहता हूँ। तो बहुत लोग मुझे चिढ़ाने के लिए, अभी फेसबुक पे वगैरह भी रहता है, सो मुझे चिढ़ाने के लिए वो बिल्ली वाले मीम में टैग करते हैं, यहाँ पे टैग करते हैं, लेकिन आई कैन टॉलरेट दैट एनिमल। मैं ये समझ सकता हूँ कि हर एक लोगों की अपनी अपनी एक चॉइस रहती है, उनकी एक चीज़ होती है जो नापसंद होती है, कुछ कर नहीं सकते, सो दैट्स फाइन। तो पवन जी, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि आर्ट, एक कलाकार, एक असली कलाकार क्या होता है, उसकी सोच क्या होती है? अगर आप कोई कलाकार बोल रहे हो तो उसके अंदर डेफिनेटली कोई कला रहती है। मतलब वो कुछ अच्छे से परफॉर्म कर सकता है, राइट? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसको पेंटिंग अच्छा आना चाहिए, डांसिंग अच्छा आना चाहिए, सिंगिंग अच्छा आना चाहिए। वो जो भी काम कर रहा है वो कितने अच्छे तरीके से, कितनी सहजता से और कितने स्किल से वो परफॉर्म कर रहा है, वो उसकी कला रहती है। अभी मेरी माँ खाना पका लेती है, वो कितने इजीली, इतना नमक चाहिए इतना नमक डाल लो, इतना तीखा चाहिए इतना तीखा डाल लो, तो उनकी एक ये आर्ट हो गई, राइट। अभी आप कोई बंदा देख लो, अभी एक फेसबुक पे भी आया था, एक ट्रैफिक पुलिस था जी, तो वो गाड़ियों का कैसे डांस करके कंट्रोल करता था। सो उनकी आर्ट थी, राइट, कि वो डांस करके वो ट्रैफिक कंट्रोल करते थे। सो वो उनका जो काम था ट्रैफिक कंट्रोल करना, वो कितनी बढ़िया तरह से कर रहे थे, जिनसे लोगों को भी अच्छा लगता था कि ये बंदा ट्रैफिक पुलिस है लेकिन फिर भी काम अच्छे से करता है, दूसरों का आनंद देता है। राइट, मतलब दिल से पैशनेटली अपने काम में मग्न होके, इट्स लाइक उसकी खुशी पूरी हो गई और तब जाके उसने वो काम किया और वो कर रहा है। और वो जो दिल से काम करता है अपने लिए करता है, खुद को खुश करने के लिए, लेकिन उसके काम से दूसरों को भी इंस्पिरेशन और खुशी मिलती है। मतलब अभी मैं स्केच बना रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। ये एग्जैक्टली, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए, मुझे दिखाइए आप जल्दी। राइट। सो अभी ये मैं स्केच बना रहा हूँ, मुझे खुशी मिल रही है, लेकिन जब कंप्लीट होगा तो आपको भी खुशी मिलेगी। अगर मेरे कमीशन का वर्क का भी यही है, मुझे काम करने में पैशन है, मुझे मज़ा आता है, लेकिन जब मैं दूसरों को देता हूँ तो उन्हें भी मज़ा आता है। सो आर्टिस्ट का यही खासियत होता है कि वो जो आर्ट परफॉर्म करता है, सो वो खुद को भी खुशी देता है, दूसरों को भी खुशी देता है। सो दैट इज़ वॉट इज़ टू बी आर्टिस्ट, जो खुद को भी खुश रखे और दूसरों को भी खुश रखे, खुद की पैशन से। दैट्स इट। सो आपका स्केच तो ऑलमोस्ट बन गया है। ओके, या अभी 10 मिनट में तो इतना बना ओह लिया माय गॉड,
सीरियसली? या मतलब मुझे पता ही नहीं चला कि आपने ये बैठे बैठे कब निकाली ये पेंटिंग। आई गॉड सर। मतलब मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ, या पर मेरी आज तक किसी ने पेंटिंग नहीं बनाई थी, तो मेरी पहली पेंटिंग। आई एम ग्लैड, और एक खुशी होती है दोस्तों, एज यू कैन सी हियर। आई डोंट नो, मैं आपको प्रॉपरली दिखाऊंगा ये पेंटिंग कि मतलब बैठे बैठे इन्होंने स्केच स्टार्ट की, मुझे पता भी नहीं था कि इतनी अच्छी बनेगी, बट सीरियसली बहुत अच्छी पेंटिंग आपने बनाई है। थैंक यू पवन जी हमें टाइम देने के लिए, और मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे ही आगे बढ़े और रियलिस्टिक काम करे, मतलब वो माइक्रोस्कोप भी उसे ढूंढ ना पाए। ओके, मतलब I will show you guys how the detailing work is there, because not only this picture, there are many pictures, 500 and more than that, बहुत सारे ऐसे बहुत पेंटिंग्स किए, not only this charcoal and this painting, he is doing in the canvas paintings as well. I mean, मतलब सुपर। और सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी आपकी कि एक आर्टिस्ट को एक एटीट्यूड होता है। होता है जी, मुझे आप में वो एक बहुत अच्छी बात लगी कि आप बहुत खुल के हर चीज़ हमें बता रहे हो, यू नो। और हमने इनके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है दोस्तों, और मैं चाहूँगा, इनको बधाई देता हूँ इस बात की कि आपका जो एम्बिशन है, आपका जो ड्रीम है वो कंप्लीट हो। आप ये ज़रा भी कभी अपने स्केचिंग्स प्रोफेशन को कभी दूर मत कीजिए, बिकॉज ये एक ही चीज़ होती है जो दिल के करीब होती है, जो कभी छूटी नहीं जा सकती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। सो थैंक यू अपसाइड इनसाइड टीम फॉर दिस इंटरव्यू। मतलब मेरी जो कुछ इनसाइड वाली बातें थी वो अपने लोगों तक पहुंचाने का बहुत ही अच्छा काम किया। मतलब मैं ऐसे खुल के किसी को बता भी नहीं सकता था कि ये ऐसे करना होता है, वैसे करना होता है। ये मेरी इनसाइड की कुछ बातें थी कि कुछ पैशन रहता है। सो ये जो आपने लोगों तक पहुंचा है, ये जो आप काम कर रहे हैं, उसके लिए हेड्स ऑफ। थैंक यू पवन जी। और दोस्तों, आप ऐसे मज़ेदार चीज़ें देखते रहिए, ऐसे कलाकार हमें मिलेंगे, हम उनसे रूबरू होंगे और जल्दी एक नए एपिसोड के साथ आपसे मिलने आएंगे। थैंक यू।